सड़कों पर आग, घर जल रहे हैं और लोग अपनी जान बचाकर भाग रहे हैं। ये स्कैन बांग्लादेश का है, जहां 2024 और 25 में वायलेंस ने पूरे देश को हिला दिया। लेकिन एक सवाल दिल में आता है, क्या ये आग इंडिया में भी भड़क सकती है? क्या वही वजह जो बांग्लादेश को इस मोड़ पर ले आई हमारे देश में भी छुपी है? आज हम इस मुद्दे को गहराई से जानेंगे। बांग्लादेश के ये दंगे क्यों हुए? क्या इंडिया में भी ऐसा हो रहा है? और क्या हम इसे रोक सकते हैं? चलिए समझते हैं आज की इस वीडियो में। दोस्तों, अगस्त 2024 से लेकर मई 2025 तक बांग्लादेश एक ऐसे तूफान में घिर गया जिसमें पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, कम्युनल वायलेंस और इकोनॉमिक क्राइसिस ने मिलकर एक बड़ा संकट खड़ा किया। यह सब शुरू हुआ एक स्टूडेंट प्रोटेस्ट से, जो बाद में एक पूरे रिवॉल्यूशन में बदल गया। शेख हसीना, जो 15 साल से बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर थी, उसको देश छोड़कर भागना पड़ा। लेकिन उसके बाद जो हुआ वो और खतरनाक था। कम्युनल अटैक, मॉब वायलेंस और एक ऐसा पॉलिटिकल वैक्यूम जिसमें रेडिकल ग्रुप ने अपनी ताकत बढ़ा दी। रेडिकल ग्रुप जैसे कि जमातुल मुजाहिदीन बांग्लादेश ग्रुप में कुछ कट्टर सोच रखने वाले लोगों ने माहौल बिगाड़कर भीड़ को उकसाया, जिससे कुछ अल्पसंख्यकों पर हमले हुए। उनका मकसद था कि लोगों को आपस में लड़वाकर अपने मकसद का फायदा उठाना। लेकिन अफसोस, आज के दिन यही हाल भारत का है। लेकिन सवाल यह है, क्या इंडिया में भी ऐसा हो सकता है? क्या हमारे देश में भी वही फैक्टर है जो बांग्लादेश को इस आग में झोंक दिया? चलो पहले समझते हैं कि बांग्लादेश में ये वायलेंस क्यों हुआ। जुलाई 2024 में स्टूडेंट ने गवर्नमेंट जॉब कोटा के खिलाफ प्रोटेस्ट शुरू किया। इंडिया का इकोनॉमिक बेस ज्यादा स्ट्रॉन्ग है एज कंपेयर टू बांग्लादेश, लेकिन स्टूडेंट फ्रस्ट्रेशन अब भी रिस्की है। लोग सड़कों पर उतरे, बड़ी संख्या में लोग सरकार के खिलाफ विरोध करने लगे। जगह जगह तोड़फोड़, आग लगा दी गई, सरकारी संपत्ति को नुकसान और सड़कों को जाम करना शुरू कर दिया गया। पुलिस ने पहले सख्ती दिखाई, आंसू गैस के गोले फेंके, लाठी चार्ज की और वाटर कैनन से रोकने की कोशिश की, लेकिन हालात बेकाबू होते गए। कुछ जगहों पर भीड़ ने पुलिस पर हमला किया और थानों को जला दिया गया, हथियार छीन लिए गए। जब कोई तरीका नहीं बचा, आखिर में पुलिस ने लोगों पर गोली चलाई, जिसमें 858 लोग मारे गए। जुलाई 2024 में ये प्रोटेस्ट शुरू हुआ और ये प्रोटेस्ट गवर्नमेंट जॉब कोटास के खिलाफ था। बांग्लादेश में सरकारी नौकरी में एक कोटा सिस्टम है, मतलब कुछ सीटें खास वर्गों के लिए रिजर्व होती है। इस वायलेंस का सबसे बड़ा हिस्सा 30% सरकारी नौकरियां उन लोगों के लिए रिजर्व थी जो फ्रीडम फाइटर यानी 1971 की आजादी की लड़ाई में लड़े थे, यानी उनके रिश्तेदार और उनके बेटे और उनके बेटियों के लिए। लेकिन स्टूडेंट को जो गलत लगा वो ये था कि बहुत से इंटेलिजेंट स्टूडेंट का मानना था कि वह अच्छे नंबर लाने के बावजूद नौकरी नहीं पा रहे, क्योंकि सीटें पहले ही कोटा वालों को दे दी जाती है। कुछ मामलों में ऐसा हुआ कि कम नंबर लाने वाले को सिर्फ इसलिए नौकरी मिली क्योंकि वो कोटा से था। उन्हें लगा कि इतने साल बाद जब फ्रीडम फाइटर की अगली पीढ़ी काफी आगे बढ़ चुकी है, तब भी कोटा सिस्टम जारी रखना गलत है। ये वायलेंस इतनी ज्यादा हो गई कि 5 अगस्त 2024 को शेख हसीना को देश छोड़कर भागना पड़ा और नोबेल ल्यूरेट मोहम्मद यूनुस के अंडर में एक इंटरिम गवर्नमेंट आई। इंटरिम गवर्नमेंट एक इमरजेंसी गवर्नमेंट होती है, यानी जब तक असली गवर्नमेंट ना आए तब तक देश को चलाने के लिए अनस्टेबल गवर्नमेंट बनाई जाती है। लेकिन इसके बाद एक पॉलिटिकल वैक्यूम बना। बांग्लादेश हिंदू बुद्धिस्ट क्रिश्चियनिटी यूनिटी काउंसिल के मुताबिक 4 से 20 अगस्त 2024 के बीच 2010 माइनॉरिटी कम्युनिटीज पर अटैक हुए, जिसमें 157 घर जलाए गए। इसके साथ इकोनॉमिक क्राइसिस ने भी आग में घी डाला। बांग्लादेश ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक 2024 के पहले क्वार्टर में अनएम्प्लॉयमेंट रेट 3.51% बढ़ गई। इन्फ्लेशन भी 9% के आसपास था। स्टूडेंट को लगा कि उनका फ्यूचर नहीं है और ये फ्रस्ट्रेशन प्रोटेस्ट का फ्यूल बना। और एक बड़ी वजह थी इस वायलेंस की मिस इन्फॉर्मेशन। सोशल मीडिया पर फेक न्यूज और र्यूमर्स ने कम्युनल टेंशंस को बढ़ाया। एग्जाम्पल के तौर पर र्यूमर स्कैनर एक ऐसी वेबसाइट या टीम है जो ये चेक करती है कि जो न्यूज वायरल हो रही है वो सच है या झूठ। और र्यूमर स्कैनर ने 40 से भी ज्यादा बांग्लादेश रिलेटेड कम्युनल र्यूमर को इंडियन मीडिया के एक्स पोस्ट से ट्रेस किया। ये सब मिलाकर बांग्लादेश को एक आग में झोंक दिए। ये चार्ट देखो, जुलाई 2024 से लेकर अप्रैल 2025 तक वायलेंस इंसिडेंट का ट्रेंड। अगस्त में पीक था जब शेख हसीना के जाने के बाद हंगामा बढ़ा। अब सवाल ये है, क्या इंडिया में भी बांग्लादेश जैसा वायलेंस हो सकता है?
चलो कंपेयर करते हैं डाटा के साथ। नंबर 1, पॉलिटिकल पोलराइजेशन। बांग्लादेश में शेख हसीना के खिलाफ एक यूनिफाइड गुस्सा था। इंडिया में भी पॉलिटिकल डिवाइड गहरा है। एग्जाम्पल के तौर पर वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 के खिलाफ वेस्ट बंगाल के मुर्शिदाबाद में 5 दिन तक कम्युनल वायलेंस हुआ। एक्स पोस्ट के डाटा के मुताबिक 2024 और 25 में पॉलिटिकल नैरेटिव ने सोशल मीडिया पर 30% से भी ज्यादा नफरत फैलाने वाले कंटेंट जनरेट किए। नंबर 2, कम्युनल टेंशन। इंडिया में भी कम्युनल वायलेंस का रिस्क है। एग्जाम्पल के तौर पर कर्नाटका में 2025 के मॉब लिंचिंग केसेस ने टेंशन दिखाई। इसमें क्या हुआ था कि अप्रैल 2025 में मंगलुरु के एक क्रिकेट मैच के दौरान तालाब कुरुपू गांव के पास भीड़ ने केरल से आए एक व्यक्ति अशरफ को बेरहमी से मार दिया। उस पर आरोप यह था कि उसने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। हालांकि यह दावा कंफर्म नहीं है। उसके भाई ने बताया था कि यह मेंटली डिस्टर्ब था। और नंबर 3 पर है इकोनॉमिक फ्रस्ट्रेशन। बांग्लादेश में स्टूडेंट अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन बड़ा इशू था। ये चार्ट देखो इंडिया और बांग्लादेश के 2024 के अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन रेट का कंपैरिजन। इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट 10% था, जबकि बांग्लादेश में 3.51% इंक्रीज हुआ। इन्फ्लेशन में बांग्लादेश 9% पर था, जबकि इंडिया 5.5% पर। इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड के मुताबिक इंडिया की जीडीपी ग्रोथ 2024 में 6.8% रहा, जबकि बांग्लादेश का 4.8%। नंबर 4, सोशल मीडिया और मिस इन्फॉर्मेशन। बांग्लादेश में फेक न्यूज ने वायलेंस को ट्रिगर किया। इंडिया में भी ये प्रॉब्लम बड़ा है। एग्जाम्पल के तौर पर पहलगाम अटैक के बाद एक्स पर 100 से भी ज्यादा गलत इंफॉर्मेशन फैली जो कम्युनल टेंशंस को बढ़ा सकती थी, लेकिन इंडिया में ऑल्ट न्यूज जैसे प्लेटफॉर्म इसे रोकने में सफल रहे। इस प्रोटेस्ट में जो स्टूडेंट की मांग थी वो ये थी कि सभी को एक जैसा मौका मिले, जो टैलेंटेड है उसे ही नौकरी मिले। कोटा सिस्टम को या तो खत्म करे या फिर इसे कम करे। दोस्तों, बांग्लादेश के वायलेंस के पीछे थी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, कम्युनल टेंशन और इकोनॉमिक क्राइसिस और मिस इन्फॉर्मेशन। इस वायलेंस में 1000 से ज्यादा लोग मारे गए और 2010 माइनॉरिटी अटैक हुए और अनएम्प्लॉयमेंट रेट 3.51% बढ़ा। इंडिया में भी ये रिस्क है, लेकिन हमारा सिस्टम ज्यादा रोबस्ट है। मेरी पर्सनल ओपिनियन ये है कि अगर हम अभी से तैयार रहें तो हम इस आग को रोक सकते हैं। लेकिन इस आग को हमें रोकने के लिए क्या करना चाहिए? नंबर 1, फेक न्यूज को रोकिए। हर मैसेज को ऑल्ट न्यूज या बूम लाइव से चेक कीजिए। नंबर 3, गवर्नमेंट को जॉब और स्किल प्रोग्राम बढ़ाने चाहिए। 2024 में इंडिया ने 2 करोड़ जॉब्स क्रिएट किए, लेकिन 10% अनएम्प्लॉयमेंट अभी भी चैलेंजेस है। नंबर 4, लोकल पुलिस और कम्युनिटी एंगेजमेंट से टेंशन को कंट्रोल किया जा सकता है। अगर तुम भी चाहते हो कि इंडिया में अमन रहे तो एक छोटी सी शुरुआत करो। एक गलत खबर को कभी फॉरवर्ड मत करो और अपने दोस्तों से कंस्ट्रक्टिव बात करो, क्योंकि एक छोटी सी कोशिश भी बड़ी आग को रोक सकती है। एक छोटी सी चिंगारी, एक र्यूमर्स, एक गलत पॉलिसी या एक वायरल वीडियो पूरे देश को जला सकती है। बांग्लादेश में ये चिंगारी एक स्टूडेंट प्रोटेस्ट से शुरू हुई, जो एक पॉलिटिकल रिवॉल्यूशन और कम्युनल वायलेंस में बदल गई। इंडिया में भी ऐसी चिंगारियां हैं, सोशल मीडिया पर गलत खबर या एक बड़ा पॉलिटिकल मिस स्टेप। लेकिन हमारे पास एक मौका है। अगर हम इन चिंगारियों को समझ ले और उसे पहले ही बुझा दे तो हम इस चिंगारी से अपने देश को बचा सकते हैं। ये कहानी सिर्फ बांग्लादेश की नहीं बल्कि हम सबकी है, क्योंकि हम सब एक ऐसे समाज में रहते हैं जहां एक गलती भी भारी पड़ सकती है। इस वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट में बताएं कि आप फेक न्यूज को रोकने के लिए क्या कर सकते हैं। सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हम ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करते रहें। थैंक यू।